Assalamu alaikum, my dear students. I am Shahzad Waheed, your biology teacher. And you know very well, we have finished almost 9 chapters of biology, and now we're going to start chapter number 10. And that way, chapter number 10 is about you, means animals. Oh, sir, what are you saying? Are we animal? So, yes, we are animal. And you know, we call us what the social animals. तो एनिमल्स बेसिकली क्या होते हैं? एनिमल्स के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल आगाज में वो ये था कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं दैट हैव गॉट द स्पिरिट, जिनमें रूह होती है, जो सांस ले सकते हैं, उन्हें हम बोलते थे एनिमल्स. और इट इज नॉट definitely a very difficult topic for you because we have read many things about plants and animals. So देखते हैं कि हम इस पर्टिकुलर लेवल पे आके एफएससी के लेवल के ऊपर आके हम आप लोगों से मजीद नई और हिकमत वाली कौन सी बातें कर सकते हैं. So let's move to the whiteboard. Hi my dear students. Rather now I want to say you the zoologists. And you know the organisms that can be found in the zoo are called as animals. तो इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए आप लोगों को बार बार जिस नाम से मुखातिब करेंगे दैट इज द जूओलॉजिस्ट. सो जू मीन एनिमल्स एंड लॉगी मीन स्टडी. तो स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एज जूओलॉजी. तो पर्टिकुलरली हम इसमें इस वक्त जिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का एड्रेस कर रहे हैं दिस आर नन अदर देन एनिमल्स. सो we're going to start the kingdom Animalia. I have discussed with you on the, you can say, introduction, okay, what are basically animals. Animals are the organisms that can breathe, कि जो सांस ले सकते थे, उन particular organisms को हमने नाम दिया animals का. एक और चीज़ जिसके बारे में हमें कहा गया कि it has got the soul, और जिसे हम आम जुबान में क्या बोलते हैं, रूह. तो जिन organisms में रूह होती है उन्हें हम लोग एनिमेलिया का नाम देते हैं. हाउएवर, जैसे मैंने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन में, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ इन एनिमल्स को लिविंग समझें. इसके अलावा भी बहुत से ऑर्गेनिज्म दुनिया की फेस ऑफ अर्थ पे प्रेजेंट हैं कि जिन्हें हम लोग लिविंग कंसिडर करते हैं. हाउएवर दे आर नॉट एनिमल्स. फॉर एग्जांपल कि हम प्लांट्स की बात कर लें, हम डिफरेंट टाइप्स के फंगस की, फंजाई की बात कर लें, राइट. तो बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन हम बहरहाल एनिमेलिया में उनको रखेंगे कि जिनके बारे में हमारा इनिशियल कॉन्सेप्ट ये था कि दे कैन ब्रीथ, दे कैन कैरी आउट प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, दैट कैन कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन. तो उन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं? डेफिनेटली द एनिमल्स. अब स्टार्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 किस्म के क्या होते थे? किंगडम्स होते थे. हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं. उनमें से एक को हम लोग नाम देते थे प्रोटोजोन्स का. ठीक है, प्रोटोजोन्स के नाम देते थे. और जो प्रोटोजोन्स थे उनके बारे में हमारे पास एक ही फीचर था कि दीज पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स आर नन अदर देन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी यूनिसेलुलर होती थी, एक सेल पे मुश्तमिल होती थी, उन्हें हम लोग प्रोटोजोआ का नाम दे देते थे. और जो दूसरे किस्म के मेरे पास ऑर्गेनिजम्स थे उनको हम लोग क्या बोलते थे? मल्टीसेलुलर. तो जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स थे, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो उस वक्त के दौर के लोगों को पता थे, वो मल्टीसेलुलर थे बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. लेकिन आपको इस बात का पता है कि अपनी इस पर्टिकुलर एफएसए की बुक में वी आर नॉट गिविंग दैट मच इवैल्यूएशन टू द 2 किंगडम सिस्टम. रादर वी आर गोइंग टू हैव द फाउंडेशन और द बेस that is based on 5 kingdom system of classification. And you know, this 5 kingdom system of classification was first proposed by Robert Whitaker. ठीक है, तो it was proposed by Robert Whitaker, right? And बेसिकली अगर आप इस किंगडम को देखेंगे, इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर तो कहीं हमारे पास प्रोटोजोआ है ही नहीं. यानी कि अगर मैं बात करूं कि ट्राई टू फाइंड आउट फाइलम प्रोटोजोआ, तो फाइलम प्रोटोजोआ इज ऑल टुगेदर एब्सेंट. हमारे 5 किंगडम सिस्टम में
फाइलम प्रोटोजोआ इज ऑल टुगेदर एब्सेंट, ये तो बिल्कुल एब्सेंट, हमें नजर ही नहीं आता। तो सवाल ये है कि फिर हम लोगों ने इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को कहाँ प्लेस किया हुआ है? तो आंसर है इस पर्टिकुलर ग्रुप में, जिसका नाम मेरे पास क्या था? प्रोटोक्टिस्टा। लेकिन याद रखने वाली बात यह है, बल्कि आप पढ़ के आए हैं, आपने पूरा एक चैप्टर पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा के ऊपर। यू नो दिस थिंग कि प्रोटिस्टा के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं आते, इसके लिए तो बहुत सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। लेकिन हम सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि प्रोटोजोन्स कहाँ हैं इस किंगडम सिस्टम में। तो प्रोटोजोआ को हमने प्लेस कर दिया प्रोटोक्टिस्टा में। तो आपको ये वाली बात भी याद होगी कि हमने प्रोटोक्टिस्टा को ग्रुप ऑफ एक्सक्लूजन्स बोला था, कि जो कहीं भी फिट ना हुआ उसे उठा के हम लोगों ने कहाँ प्लेस कर दिया? प्रोटोक्टिस्टा में। तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने इसके लिए एक टर्म दारुल अमान भी लिखी थी, ठीक है, दारुल अमान भी लिखी थी, कि जो एनिमल, प्लांट, फंगस कहीं फिट नहीं था उसे उठा के प्रोटिस्टा में फिट कर दिया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पर्टिकुलर पॉइंट के रेफरेंस से वो ये कि वी हैव प्लेस्ड ऑल प्रोटोजोन्स इन प्रोटोक्टिस्टा। तो देखना ये है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा यूनिफाइंग कैरेक्टर है या कैरेक्टर्स हैं कि जिनको अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म में फाइंड करूं तो मैं कहूंगा कि ये एनिमल है। तो आए उसके लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट कॉलम ऑफ द बोर्ड की तरफ। लुक एट दिस, वी हैव proposed 1 2 3 4 5 words for the group of the organisms that should be included in what? Animalia, राइट। तो उसमें जो सबसे पहला मेरे पास फीचर है कि ये ऑर्गेनिजम्स हमेशा कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। दे आर ऑलवेज व्हाट? मल्टी सेलुलर। तो जो पहला एम है, इट इज फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये होगा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं they will not be included in the kingdom Animalia. Therefore, we have excluded that particular group that is called as protozoa from this category. And then they are basically diploblastic in organization. Whenever we say diploblastic organization, तो इसका मतलब ये है कि जब ये एक एम्ब्रियो से आगे बढ़े, यानी कि ये एक जाइगोट की स्टेट से आगे बढ़े, तो इनकी बॉडी के अंदर 2 जर्मिनल लेयर्स बनी। Whenever we say die और डिप्लो, इसका मतलब है 2, और ब्लास्टिक का मतलब है लेयर्स ऑफ द ब्लास्टुला। तो इनकी डेवलपमेंटल स्टेज, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला, उसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर्स नजर आती हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म एंड अदर वन इज कॉल्ड एज एंडोडर्म, राइट। तो जहां भी हम लिखते हैं वर्ड एक्टो, तो इसका मतलब होता है सबसे बाहर वाली, और एंडो का मतलब होता है सबसे अंदर वाली। तो इस लिहाज से यहाँ पे सिर्फ 2 लेयर्स बनी, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। तो डर्म का मतलब होता है लेयर या स्किन। यू नो वेरी वेल कि डर्माटोलॉजिस्ट क्या होता है? हु डील्स विद द एलिमेंट्स ऑफ द स्किन, उसे हम क्या बोलते हैं? डर्माटोलॉजिस्ट। तो डर्म का मतलब होता है स्किन या लेयर। तो 2 लेयर्स होगी। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एंड दिस वेरी इट स्टैंड्स फॉर यूकैरियोट्स, कि हमारे पास कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है कि जो प्रोकैरियोट हो और हम लोग उसे किंगडम एनिमेलिया में प्लेस करें। सो एनदर यूनिफाइंग कैरेक्टर, यूनिफाई का मतलब इकट्ठा करने वाला, जो यूनाइट कर दे, कंबाइन कर दे। एनदर यूनिफाइंग कैरेक्टर इज बेसिकली कि ऑल ऑफ द एनिमल्स आर यूकैरियोट्स एंड देन ऑल ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली हेटेरोट्रॉफ्स, राइट। तो ये जो मेरे पास एच है, इट स्टैंड्स फॉर हेटेरोट्रॉफ। लेकिन याद रखना है कि ये कौन से हेटेरोट्रॉफ्स है? ओनली आंसर इज कि दे शुड बी capable of carrying out the process of ingestion. Therefore, we want to write the word ingestive heterotrophs for them. Ingestive heterotrophs. You know very well, कोई मसला आपके नहीं है। इंजेस्ट करने का मतलब है खाने पीने वाले, जो खुराक को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएंगे, जो हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। So they can ingest, cannot make their own food. Therefore, they are called as ingestive heterotrophs. एक और कैरेक्टर, एक और बड़ा जैसे यूनिक कैरेक्टर जो तमाम के तमाम किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स में पाया जाता है, वो ये है कि दे कैन कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। और अगर वो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स, तो उसके लिए जाहिर है दे हैव टू मेक द गैमेट्स, बिकॉज
reproduction is sexual and they have to have the gametes. And if you look at the gametes, so they are of two types. When we say they are of two types, it means we should say them what? Heteromorphic gametes. When we say the term hetero, it means different, and morpho का मतलब है in appearance. One of them is very small and other one is very large. उनमें से जो एक गैमेट है वो काफी छोटा है और उस पर्टिकुलर स्मॉलर गैमेट को हम नाम क्या देते हैं? स्पर्म. और दिस पर्टिकुलर लार्ज गैमेट, जिसे मैं डेलिबरेटली रेड कपड़े पहना रहा हूं, एंड दैट वेरी लार्ज गैमेट इज बेसिकली एन ओवम और एग. तो इन दोनों के आपस में फ्यूज होने से बन जाता है एक जाइगोट या एम्ब्रियो, जो अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म की लॉजिक है या बेस है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. सो ये वो 5 करेक्टर है. नंबर 1, दे शुड बी मल्टीसेलुलर. नंबर 2, दे शुड बी डिप्लॉयड ऑर्गेनाइजेशन. They should be eukaryotic. They should have a well-defined nucleus in the cells, and then they should be ingestive heterotrophs, and then they should reproduce by means of heteromorphically different gametes. One of them should be sperm, other one should be the ovum. तो जिन ऑर्गेनिज्म में ये सारी की सारी फीचर्स या कैरेक्टर्स होंगे, हम उन्हें क्या नाम देंगे कि yes, you are an animal, so you should be placed in kingdom Animalia. Next, अगली बात है मेरे पास कि एवोल्यूशन कहाँ से हुई ऑर्गेनिज्म की. तो इसका आंसर हमारे पास ही है कि लुक एट दिस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट और डायग्राम जो मैंने बनाई है कि ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म प्रोटोक्टिस्टा से इवॉल्व हुए. ये हम बायोलॉजिस्ट लोगों का कॉन्सेप्ट है कि ऑल एनिमल्स दे आर बेसिकली प्रोटोक्टिस्ट इन ओरिजिन. आपको याद है ना कि प्रोटोक्टिस्टा के बारे में ये बात कही थी कि ये सारे के सारे फॉर्म ऑफ लाइफ के एंसेस्टर्स हैं, जद्दे अमजद हैं, आबाओ अजदाद हैं, राइट. तो ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ बेसिकली कहां से इवॉल्व हुई? प्रोटिस्टा से. तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि दे आर बेसिकली प्रोटोस्ट इन ओरिजिन. फिर उसके बाद इससे अगला टॉपिक हम अब मूव कर गए हैं आप लोगों की बुक के पेज नंबर 168 पर. और पेज नंबर 168 पे आप लोगों के जो हेडिंग लगा हुआ है वो क्या है कि डेवलपमेंट एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन एनिमल्स. कि एनिमल्स का स्टार्ट कैसे हुआ और ऐसा सब कॉम्प्लेक्स कैसे चले गए. डेफिनेटली आज के इस कलील टाइम में हम वो सारे के सारे डायग्राम एक्सप्लेन नहीं कर सकते. हम उसका छोटा नीचे वाला बेजल पार्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट. तो इस पर्टिकुलर टाइप में आपको ये याद रखने वाली पहली बात जो आपकी बुक में लिखी हुई है कि हमारे पास बहुत से फॉर्म ऑफ लाइफ आई. कोई फंजाई आए, कोई हमारे पास प्लांट्स आ गए, कोई हमारे पास यू कैन से बैक्टीरिया आ गए, कोई हमारे पास वायरसेस आ गए. लेकिन जितनी डाइवर्सिटी, इख्तलाफ, वैरायटी हमें एनिमल्स में नजर आती है वो नजर नहीं आ रही. ठीक है. और फिर अगर आप देखें तो इनके साइज में भी बड़ी वैरायटी है. इसका जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी प्रोकैरियोट के बड़े ऑर्गेनिज्म से स्मॉल इन साइज है. तो आप देखिए कि किसी भी बड़े प्रोकैरियोट से छोटा हो गया और इतना बड़ा हुआ कि इट मे बी एलिफेंट और इट मे बी द शार्क, इट मे बी द व्हेल. सो इनमें हमें बहुत ज़्यादा वैरायटी नजर आती है इन टर्म्स ऑफ व्हाट साइज. अब एवोल्यूशन में बेसिकली होता क्या है, यू नो वेरी वेल कि हम लोग ऑर्गेनिजम्स को सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करवाते हैं. यानी कि जो ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ बेस में नजर आएंगे दे विल बी वेरी सिंपल. दे जस्ट कंसिस्ट ऑफ सेल्स. दे इवन डोंट हैव द टिश्यूज. Then how they can have organs, organ systems. लेकिन जब एवोल्यूशन हुई तो यही वाले organisms with the passage of time, whenever we say the passage of time, it doesn't mean 1 month or so, it means the millions of years. So after the journey of millions of years, these particular simple organisms, they gradually evolved into more and more complex organisms. But remember, we doesn't mean that we are increasing the number of cells only. We are basically increasing their adaptability. यानी कि वो एक लेस अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म से एक लेस अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म से मोर अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गई. और अगर मैं उनकी कंपेयर करूं क्या एफिशिएंसी, तो ये वाले ऑर्गेनिजम्स ये क्या थे मेरे पास लेस एफिशिएंट और ये एफिशिएंसी वाइज क्या हो गए मोर एफिशिएंट. तो ये इस सारी बला का नाम कि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो जाएं, लेस अडेप्टेड से मोर अडेप्टेड हो जाएं, लेस एफिशिएंट से मोर एफिशिएंट हो जाएं, यही चीज बेसिकली मेरे पास क्या है एवोल्यूशन. और इस पर्टिकुलर डायग्राम में, इस पर्टिकुलर स्टडी में हम बेसिकली यही देखेंगे कि क्या यही ट्रेंड हमें यहां नजर आ रहा है या नहीं, राइट. सो स्टार्ट विद द बेस. सो वेरी फर्स्ट थिंग इज प्रोटोक्टिस्टा.
आप लोगों को ये पता है कि जो मेरे पास प्रोटोक्टेस्टा जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर जस्ट असेंबलेज ऑफ सेल्स, दे आर जस्ट असेंबलेज ऑफ सेल्स। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन जो मेरे पास क्या थे, प्रोटोक्टेस्ट थे, उन्होंने दो रविश इख्तियार की। एक ने कहा भाई हम जैसे हैं हम वैसे ही ठीक हैं, दे डोंट रेस्पॉन्ड टू द चेंज द सराउंडिंग, तो वो क्या रहे, वो उस जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म ही रहे। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो मेरे पास पैराजोआ है, यानी कि ना तो टिश्यू और ऑर्गन्स मुझे नजर आते थे प्रोटोक्टेस्टा में, और ना ही टिश्यू और ऑर्गन नजर आते हैं मुझे पैराजोआ, राइट। सो दे आर नॉट दैट मच डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन, राइट। तो इन्हें हम लोग क्या बोलते थे, पैराजोआ। और पैराजोआ का जो एक रिप्रेजेंटेटिव दुनिया में अभी भी मौजूद है, दैट इज बेसिकली द पोरीफर्स। और यू नो वेरी वेल, आप लोग चैप्टर ग्रेड 9 में पढ़ के आए हो, ग्रेड 10 में पढ़ के आए हो कि पोरीफर्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट हैव गॉट पोर्स ऑन देयर बॉडी। तो जिनकी बॉडी में पोर्स होते हैं उन्हें हम लोग पोरीफर्स का नाम देते हैं। बेस्ट एग्जांपल इज नन अदर देन स्पंजेस, राइट। तो ये जो हमारे पास स्पॉन्जेस हैं या स्पंजेस हैं, they are basically what the porifers. We will study this particular phylum in lot more detail. सिर्फ आपने भी यही याद रखना है कि ये बहुत सिंपल, इनके पास कोई ऑर्गन कोई टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। ऑन द अदर हैंड एक ग्रुप मेरे पास और भी था जिन्होंने कहा कि we should try to respond to the changes taking place in our surroundings. वो बेहोश कौमें नहीं थी, वो जागती बेदार कौमें थी। तो उन्होंने उस आने वाली चेंज के मुताबिक हम लोग को रिस्पॉन्ड किया, और रिस्पॉन्ड करने के बाद उन्होंने एक ऐसा ज्यादा इवॉल्व ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बनाया जिसको हम नाम देते थे यूमेटाजोन्स। तो ये जो मेरे पास पैराजोन है, ये पैरा का मतलब होता है साथ साथ चलने वाले, तो ये सिर्फ साथ साथ चलते रहे, इन्होंने कोई ज्यादा एवोल्यूशन नहीं की। तो ये है हमारे पास पैरा। बट व्हेन वी से यू मींस मॉडर्न, यू मींस मॉडर्न, मेटा का मतलब दरमियानी, यानी कि ये दरमियान वाली इंटरमीडिएट स्टेज है, मॉडर्न और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म के दरमियान का ग्रुप, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज यूमेटाजोन्स, राइट। और ये जो मेरे पास यूमेटाजोन्स हैं, उन्होंने फिर एवोल्यूशन में इतना ज्यादा वैरायटी प्रोड्यूस करवाई कि हमारे पास 29 किंगडम्स बन गए। इमेजिन कि ये 29 के, इट इज नॉट 1000, इट स्टैंड्स फॉर द किंगडम। सो 29 किंगडम्स मींस बिग ग्रुप्स बन गए किसके, यूमेटाजोन। लेकिन हम अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर यूमेटाजोन को सिर्फ और सिर्फ दो डिवीजन्स में, दो टाइप्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज बाइलेट्रिया एंड अदर वन इज कॉल्ड एज रेडिएटा, राइट। नाउ लुक एट दिस इमेज। आप इस इमेज को देख रहे हैं कि दिस इमेज इज बेसिकली फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म दैट इज belonging either to porifers or to the coelotrates. This particular organism, it may be the sea anemone, or it may be the hydra, or it may be the jellyfish, right? So there are numerous organisms that can represent the radiata, right? और अगर आप इस radiata को देखें तो you can see कि मैं इस organism को divide कर सकता हूँ into two equal halves from plane A and now from plane B that is lying at right angle to the first one, and then at plane C that may be lying at right angle to the first two. तो आप देख रहे हैं कि मैं किसी भी प्लेन से अगर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करूंगा तो इसके दो इक्वल हाफ्स बन सकते हैं, समथिंग लाइक अ सर्कल। यानी कि देखें कि अगर मेरे पास ये एक सर्कल है तो मैं इस पर्टिकुलर सर्कल के ऐसे भी दो हाफ बना सकता हूं, यस बन सकते हैं बिल्कुल। और अगर मैं चाहूं तो मैं इस सर्कल को ऐसे भी दो हाफ में डिवाइड कर सकता हूं, और अगर मैं चाहूं तो मैं इस सर्कल को ऐसे भी दो हाफ में डिवाइड कर सकता हूं, राइट। और चाहूं तो ऐसे भी डिवाइड कर सकता हूं। तो अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं या कर सकूं फ्रॉम मोर देन वन प्लेन, तो मैं इसे बोलता हूं कि दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हैज गॉट व्हाट द रेडियल सिमेट्री। अब अगर आप इस ऑर्गेनिज्म के अंदर झांके, पीप इन करें, तो अगर पता चलेगा कि इसकी बॉडी की जो पार्ट्स है, दे आर बेसिकली अरेंज्ड इन अ ब्यूटीफुल पैटर्न अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। तो आप जहां से भी इसको कट करेंगे उसके दो हाफ बन जाएंगे। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो मेरे पास कौन है, निडेरियंस, जिन्हें हम नाम कह देते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर्स बीन सिलेंट्रेट्स। लेकिन अगर मैं इसके सिस्टर क्लैड की बात करूं तो दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली बाइलेट्रिया। और ये जो मेरे पास बाइलेट्री है, आप जरा इसको देखिए,
look at this particular organism that is called as, for example, platyhelminthes का मेंबर है और इसका नाम है हजरत प्लेनेरिया रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, अगर आप इनको देखें तो आप अगर चाहें कि आप इसको डिवाइड कर दें दो इक्वल पार्ट में, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज कॉल्ड एज अ लॉन्गिट्यूडिनल कट। इफ आई एम गोइंग टू पास a longitudinal cut, then definitely I can have two equal parts. On the other hand, अगर मैं इसको कट कर रहा हूं from the side that is at right angle to the first one, तो आप देखिए कि अब अगर आगे वाले हिस्से के पास क्या है, हेड है, तो टेल नहीं है, और पीछे वाले हिस्से के पास अगर टेल है तो हेड नहीं है। इसका मतलब यह है कि मैं इसको किसी और जगह से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकता। राइट, अब हमने बात करनी है थोड़ी सी और एडवांस। आई नीड योर अटेंशन। अगर मैं तो इसके एंटीरियर एंड की बात कर रहा हूं, मीन फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे सर की बात कर ले तो डेफिनेटली मेरी दो आईज है, मेरे दो कान हैं, मेरे दो नोज है, राइट, और हाफ ऑफ द बगल कैविटीज ऑन दिस साइड, हाफ ऑन दिस साइड, आई वाज जस्ट वन सिमेट्रिकल टंग। तो इन सारे के सारे केसेस में मेरे एंटीरियर साइड को, मेरे आगे वाले एंड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना तो बहुत आसान है। लेकिन जब मैं मूव करता हूं अपने थोरेसिक रीजन में, तो यहां भी कुछ मुझे सही नजर आ रहा है कि वन लंग इज ऑन दिस साइड, वन लंग ऑन दिस साइड। लेकिन डू यू थिंक वी हैव गॉट द टू हार्ट्स? तो आंसर इज नो। डू यू थिंक वी हैव गॉट टू स्टमक्स, वन ऑन दिस साइड एंड वन ऑन दिस साइड? तो आंसर इज अगेन नो। डू यू थिंक वी हैव गॉट टू लिवर्स? तो आंसर इज अगेन नो। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले केस में जो हमारा मेन फोकस था सिमेट्री को डिफाइन करने वाला, दैट इज बेसिकली कन्फाइंड टू दिस रीजन ओनली, राइट। और उसके बाद मेरी बॉडी की सिमेट्री अपेरेंटली तो बायलेटरल लग रही है, लेकिन जब मैं उस पर्टिकुलर अपेरेंट बायलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी के अंदर झांकता हूं, तो फिर मुझे उसके अंदर ऑर्गन्स की अरेंजमेंट बिल्कुल बायलेटरल नजर नहीं आती। बहरहाल पुरानी टर्म चल रही है, पुरानी लॉ ऑफ प्रायोरिटी के लिहाज से प्रायरली यूज्ड टर्म चल रही है। तो बहरहाल दिस पर्टिकुलर ग्रेड इज कॉल्ड एज बायलेट्रिया। सो at least this particular organism is apparently just divisible into equal parts from one plane, so we include them as what? Bilateria। और ये जो मेरे पास बायलेट्रिया है, इसको हमने फर्दर तीन मेन डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज एसिलोमेट। लुक एट दिस, ये वाली डिवीजन कहां से है? राइट वन डिवीजन। ये याद रखने वाली बात यह है कि हमने जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी लेफ्ट से राइट की तरफ को मूव किया हुआ है, इसका कॉम्प्लेक्स हो रहा है ऑर्गेनिज्म। सो वेरी राइट, मोस्ट सिंपल। और इससे थोड़ा सा ऊपर आएंगे और इस साइड की तरफ आएंगे तो आप लोगों को इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नजर आएंगे, और इनका नाम मेरे पास क्या है? एसिलोमेट। सवाल ये है कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ए इन बायोलॉजी? यू नो वेरी वेल, पढ़े लिखे बच्चे हैं आप लोग। मींस नो, ए मींस नहीं है सीलोम, एक बॉडी कैविटी। अब बॉडी कैविटी से मेरे पास क्या मुराद है? लेट्स सी दिस थिंग कि अगर मैं क्या करूं कि मैं आप लोगों के पेट के ऊपर एक कट लगाऊं, तो मुझे आपके पेट के अंदर एक कैविटी नजर आएगी, and that very cavity is basically lying between the walls of your belly and intestine। वो जो खाली जगह है जिसमें आप लोगों का लिवर प्रेजेंट है, आप लोगों का स्टमक प्रेजेंट है, आप लोगों की स्मॉल इंटेस्टिन, आप लोगों की लार्ज इंटेस्टिन, आप लोगों के किडनीज, आप लोगों का वर्टिब्रल कॉलम, गुजरने वाली ब्लड वेसल्स, उस जॉफ को, उस कैविटी को हम लोग नाम कर देते हैं सीलोम। लेकिन जब मैं बात करता हूं एसिलोमेट्स की, तो लुक एट दिस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। तो आपको नजर आता है कि इस वाले केस में बॉडी वॉल और बिल्कुल सेंटर में लाए करने वाली गट के दरमियान में, व्हेनेवर आई यूज द टर्म गट, इसका मतलब ये है इंटेस्टाइन, इसका मतलब है डाइजेस्टिव ट्रैक, राइट। तो इस डाइजेस्टिव ट्रैक के साइडों पे और वॉल के अंदर कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं है, तो मैं इसे नाम दूंगा क्या? एसिलोमेट। और इस पर्टिकुलर एसिलोमेटा ग्रुप का एक ही बड़ा प्रोमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द प्लैटिहेल्मिंथस। मैंने आपसे वादा किया था कि हम इससे विस्तार डिस्कस करेंगे आज। तो बहरहाल सिर्फ ये याद रखें कि एसिलोमेट में एक ग्रुप आता है दैट इज कॉल्ड एज प्लैटिहेल्मिंथस, और इसके मेंबर्स यू नो वेरी वेल, वन ऑफ देम इज लिवर फ्लूक, अदर वन इज टेपवर्म फॉर एग्जांपल। तो ये जो मेरे पास बड़े फेमस ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके नाम मैंने आपके सामने बोल दिए हैं। नाउ वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट ग्रुप, एंड नेक्स्ट ग्रुप इज अगेन लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, एंड दैट वेरी लेफ्ट साइड इज ऑक्यूपाइड बाय दिस वेरी ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज सीडोसिलोमेट्स।
और जब मैं वर्ड यूज करता हूं सूडो, नॉट सीडो, सूडो सिलोमेट, तो वेन एवर आई यूज अ टर्म सिलोम तो आपको पता है बॉडी कैविटी, बट व्हेन आई यूज अ टर्म सूडो इसका मतलब होता है फॉल्स, यानी कि इनमें बॉडी कैविटी तो है लेकिन वो झूठी है। भाई क्यों झूठी है, कैसे झूठी हो गई? तो हमने ये कहा है कि अगर ये बॉडी कैविटी सही होती, ठीक है, तो फिर इसके बॉडी के बाहर और इंटेस्टाइन के बाहर प्रॉपर एंडोडर्म की लाइनिंग होती, लेकिन अगर इनके बाहर मेसोडर्म की लाइनिंग होती, और अगर इनके बाहर मुझे मेसोडर्म नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह है कि इनकी कैविटी या जॉफ के प्रोड्यूस होने की वजह मेसोडर्मल लाइनिंग नहीं है बल्कि कोई और वजह है। इसलिए मैं इसे बोल रहा हूं सूडो सिलोमेट। जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इस फाइलम को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो मेरे पास निमाटोड्स हैं, they basically have got the cavity, but that cavity is not due to mesoderm. हमारे आज के डिस्कशन का लास्ट ग्रुप है, those are called as the coelomates. So organisms that have got the true body cavity are called as what? Coelomates. ठीक है, तो जो हमारे coelomates हैं, they have got the true body cavity. और मेरा ख्याल आप समझ गए हैं कि ये एक ऐसी बॉडी कैविटी होगी कि जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन is also lined by the mesoderm and body wall is also lined by the mesoderm. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब आज हम इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं और कल हम लोग इस पर्टिकुलर डायग्राम को और फर्दर जो पेजेस हैं मींस फ्रॉम 116 and we shall start tomorrow. Till that time, take very good care of yourself and your great parents. Always keep us in your prayers. I would like to say you all Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. How are you? A very good morning and I hope you all will be very very fine and in best of your health. As usual मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने कॉपी पेन्स को खोल के रखें और अपने माइंड्स को, अपनी आँखों को, कानों को खोल के रखें और try to note every important point. It may enable you to join your final destination, that is a medical college. Be motivated, be ready to learn something new and maybe something boring, but only thing that can really trigger your interest is your own concentration. I will do my best कि आपको जिंदगी की डेली लाइफ में से एग्जाम्पल लेके आपके साथ चलें और इस थोड़े से ट्रिकी टॉपिक को आपके लिए निस्बतन आसान बना दें. I hope you will have a very fine and smooth journey with us. So let's have a fly. Yes, my dear students, you know very well कि last time हमने यही डायग्राम ड्रॉ की थी लेकिन partial it was not complete. तो आज हमने उसी डायग्राम को किसी और वे में ड्रॉ किया है. But today my perspective or my vision is to discuss this particular diagram in the terms of what? Evolution. और मैंने वो कल भी बताया था कि evolution is a process that basically enable us to become more efficient, to become more complex, and to become definitely more, you can say, responsive to the environmental surroundings. इस सारी की सारी बातों में हम इस पर्टिकुलर ट्री को देखने वाले हैं, that is called as basically the cladogram of evolution, कि कैसे हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होते चले गए. सो आई होप कि आप अगर इस डायग्राम को अब देख रहे हैं तो आपको बड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है, लेकिन इसको समझने के बाद आपको ये डायग्राम उतनी ही इंटरेस्टिंग और उतनी ही मज़ेदार लग रही होगी. सो जॉइन मी प्लीज. यू नो वेरी वेल, कल हमने एक बात की थी माय डियर स्टूडेंट्स के जो हम एवोल्यूशन के मानने वाले लोग हैं वो क्या बात करते हैं कि लाइफ बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई एंड दैट वाज लाइंग समवेयर हियर, और इसे हमने नाम दिया था क्या? प्रोटोक्टिस्टा. और आपको ये बात पता है कि ऑल प्रोटोक्टिस्ट में एक ही चीज कॉमन थी, दैट वाज द ओनली यूनिफाइंग कैरेक्टर कि दीज ऑर्गेनिजम्स वर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और दीज ऑर्गेनिजम्स वर यूकैरियोट्स. तो आज हमने जिस ऑर्गेनिज्म की बात करनी है दैट इज बेसिकली एन यूकैरियोट. स्टार्ट में क्या हुआ हमारे स्टूडेंट्स के ये वाले यूकैरियोट्स बिल्कुल तन्हा रहते थे,
लेकिन उनमें से कुछ को ये ख्याल आया, जो आपको पता है मेरा फेवरेट सा एक सॉन्ग है कि तन्हा तन्हा यहाँ रहना ये कोई बात है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस पर्टिकुलर तन्हाई को तोड़ा और फिर उन्होंने मिल के, सेल्स ने आपस में मिल के रहना शुरू कर दिया और इससे स्टार्ट हुई मल्टी सेलुलरिटी, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब आपस में मिल के रहना शुरू हुए तो उससे डेवलप हुई क्या, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एंड यू नो वेरी वेल के स्टार्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इट वाज जस्ट एन असेंबली ऑफ द सेल्स वेयर सेल्स वर लिविंग जस्ट क्लोज टुगेदर, दे वर नॉट इंटरैक्टिंग, समथिंग लाइक अ कॉलोनी। अब कॉलोनी में जो डिफरेंट किस्म के घर हैं, दीज आर बेसिकली आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर। एक बंदे की जो वे ऑफ इनकम है या सोर्स ऑफ इनकम है, या एक बंदे की जो इनकम का लेवल है, जो एक बंदे की जो खुशियां हैं, एक बंदे की जो गमियां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने घर तक कन्फाइन है। दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद वन अनदर लाइक अ सिंगल बॉडी। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पाँव की टो में एक पिन चुभती है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन को जैसे हो रही है, ऐसी बिहेवियर हमारी कॉलोनीज में नहीं होता। सो जस्ट द सेल्स आर लिविंग टुगेदर, सो वी कैन कॉल देम एज अ कॉलोनी बट नॉट द टिश्यूज। तो वो वाली ऑर्गेनाइजेशन, वो वाला लेवल जिसमें ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर रहते थे, लेकिन आपस में उनका रिलेशन या उनका इंटरेक्शन एक यूनिट की तरह नहीं था, हम लोग उन्हें नाम देते थे व्हाट, पैराजोन्स। सो these particular parazones were basically multicellular organisms. These were multicellular, but they lack any sort of word tissue organization. तो ये था मेरे पास सबसे एवोल्यूशन का पहला स्टेप। अगर आप मेरे से पूछे कि सर पैराजोआ की कौन सी एग्जाम्पल हो सकती है, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि पैराजोआ की जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज बेसिकली व्हाट, पोरीफर्स। और पोरीफर्स का नाम क्या था मेरे पास, स्पॉन्जेस। और अगर आप पोरीफर के टॉपिक को पढ़ के देखेंगे, पोरीफरा के टॉपिक को, तो आपको पता चलेगा कि इनके अंदर जो सेल्स हैं वो बड़े अजीब तरीके से आपस में मिलकर रहते हैं। मिसाल के तौर पे कि मेरे पास एक खास किस्म की स्पॉन्ज है, इस पर्टिकुलर स्पॉन्ज को मैंने क्या किया, मैंने दुपट्टा लिया एक मलमल का, राइट, और उस दुपट्टे में से मैंने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पास किया। तो ये सारे के सारे सेल्स क्या हुए, उस पर्टिकुलर मलमल के दुपट्टे में से गुजर गए और गुजरने के बाद पहले की तरह से दोबारा अरेंज हो गए। Oh, so strange multicellular it is. So strange कि कैसे ये वाले सेल्स दूसरे बिल्कुल सेपरेट हो गए, जुदा हो गए, फिर दोबारा से कंबाइन हो गए। तो वी कैन क्लेम कि ये जो सेल्स हैं, दे आर जस्ट एन असेंबली ऑफ द सेल्स, दे आर जस्ट कॉलोनी एंड दे शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ टिश्यू और एन ऑर्गेनिज्म। सो ये एक बेस्ट एग्जांपल है बताने की कि जो पोरीफर्स हैं, दे आर जस्ट असेंबली ऑफ द सेल्स एंड वी शुड कॉल देम एट पैराजोन्स। लेकिन फिर एक कदम हम और आगे बढ़े, किस में, एवोल्यूशन में। और एवोल्यूशन के बाद हमने ये देखा कि अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं, नाउ दे आर ट्राइंग टू लिव टुगेदर, इवन दे आर ट्राइंग टू मेक द लेयर्स। और जो लेयर्स मेरे पास सबसे पहले बनी, दे वर जस्ट 2 लेयर्स। और जो 2 लेयर्स थी मेरे पास, आपको मैंने कल उसका नाम बताया था कि उसमें से एक का नाम मेरे पास क्या था, एक्टोडर्म। ये जाहिर है बाय की तरफ होती है और इसके सेल्स पतले और फ्लैट होते हैं। देयर फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, देयरफॉर उनकी जो शक्ल है वो इस तरह की होगी। और जो मेरे पास अंदर वाले सेल हैं, इनर मोस्ट, दे आर कॉल्ड एज बेसिकली एंडोडर्म। तो ये 2 किस्म के सेल्स आपस में मिलकर आना शुरू हुए। तो इस 2 किस्म की लेयर के ऑर्गेनाइजेशन को मैंने नाम दिया क्या, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। देखा जाए तो इससे ऑनवर्ड सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एटलीस्ट डिप्लोब्लास्टिक तो हैं। तो ये जो मेरे पास एक पॉइंट आया था, जिसे मैं ये बोल रहा हूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक मोड़ आया और इस पर्टिकुलर मोड़ से मैं लेफ्ट को अगर टर्न कर गया, मैंने ये वाली मोटरवे ऑप्ट नहीं की, बल्कि मैं किसी जैली सड़क पे, किसी छोटी सड़क पे मुड़ गया, तो उस वक्त मेरी मुलाकात किससे हुई, जाके रेडिएटा के ऑर्गेनिज्म से हुई। ये ऑर्गेनिज्म जस्ट डिप्लोब्लास्टिक थे। इनके बाहर वाली लेयर का नाम क्या था, एक्टोडर्म, अंदर वाली लेयर का नाम क्या था, एंडोडर्म, राइट। और इसकी मैंने आपको बताया था कि इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो मेरे पास क्या है, वो है मेरे पास निडेरियंस। और जो निडेरियंस हैं उसकी जो पहले नाम आप पढ़ के आए हो, दैट वाज द फाइलम Coelenterata, right? And these particular coelenterates, they have got the radial symmetry. मैंने कल बताया था आप लोगों को कि what is radial symmetry. So if you can divide organism into 2 equal halves from more than one plane, तो we call it as what, the radiata or the
रेडियल सिमेट्री, राइट। और ये जो मेरे पास सिलेंट्रेट्स हैं, अगर मैं सिलेंट्रेटा की रविश को छोड़ देता हूं और मैं ये समझता हूं कि मुझे मजीद इवॉल्व होना चाहिए, तो फिर मुझे रेडियल सिमेट्री को छोड़ के एक और सिमेट्री अडॉप्ट करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज बाइलेटरल सिमेट्री। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर चौक से लेफ्ट जाने की बजाय सीधा साथ मुस्तकीम पे चलता रहता हूं, तो फिर मेरी सिमेट्री हो जाती है क्या, बाइलेटरल। रिमेंबर, मैं एक ऐसा ऑर्गेनिज्म हूं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज ट्राइंग टू इंप्रूव अपॉन, that is not static, it is constantly urging and striving for the excellence। तो ये वाला ऑर्गेनिज्म पहले क्या था, बड़ा सिंपल सा ऑर्गेनिज्म था, फिर इसने कॉम्प्लेक्स होना शुरू किया। जब कॉम्प्लेक्स होना शुरू किया तो उसने लेयर्स बनाना शुरू की, लेयर्स बनाने के बाद उसने सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर्स बनाई। लेकिन जब उसे पता चला कि 2 लेयर्स से और लेयर्स एडवांस में बन सकती हैं, तो उसने इस रविश को छोड़ा और अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू किया, और वो क्या बन गया, अब बाइलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म बन गया। आपको ये वाली बात भी याद है, मैंने कल एक बात बोली थी कि दीज पर्टिकुलर बाइलेटरल ऑर्गेनिजम्स दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 equal halves फ्रॉम ओनली 1 प्लेन, राइट। अब मैं इस पर्टिकुलर प्लेटलमंथस को देखूं तो यहां से ऑनवर्ड लकद खलकनल इंसान अफयासनी तकवीम तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो ट्रिप्लोब्लास्ट। इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर मीन बाइलेटरल सिमेट्री के स्टार्ट होने से लेकर एंड तक, अगर मैं यहां पे और इसको एनहांस करना चाहूं तो एंड तक, कोऑर्डिनेट्स तक, सब जगह तक जो ऑर्गेनिज्म मेरे पास पाए जा रहे हैं, दोज आर नथिंग अदर देन ट्रिप्लोब्लास्ट। सो इन द टर्म्स ऑफ जर्मिनल लेयर, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ लेयर्स आर 3, 1 ectoderm and innermost is endoderm, and in between these 2 layers there is other germinal layer and we call it as what, mesoderm. So we can write 3 words for triploblastic organizations. Number 1, ectoderm. Outermost is ectoderm and innermost is endoderm, right? So इन दोनों के दरमियान में एक और नई लेयर इवॉल्व हुई एट दिस वेरी मोमेंट समवेयर हियर। इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट पे एक नई लेयर इवॉल्व हुई और उस पर्टिकुलर नई लेयर का नाम मेरे पास क्या था, मीजोडर्म। तो जब मीजोडर्म इवॉल्व हो गई तो ये ऑर्गेनिज्म क्या कहलाए, ट्रिप्लोब्लास्ट। अब इस पर्टिकुलर बाइलेटरल सिमेट्री के दुनिया में तशरीफ लाते ही जो पहला ग्रुप मेरे पास बना, इट वाज बेसिकली द ग्रुप ऑफ फ्लैटफॉर्म्स एंड वी कॉल देम एज ऑफ कोर्स एस्क्लेमेंट्स। और ये जो मेरे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर मैं इनका एक सेक्शन काट के देखूं, लुक एट दिस सेक्शन, तो आपको नजर आएगा कि इन्होंने डेफिनेटली अपने आप को बेहतर किया है, लेकिन अपने आप को इतना भी बेहतर नहीं किया कि इसे और ज्यादा एडवांस चीज नहीं बन सकती। कैसे, लुक एट दिस सेक्शन। इस सेक्शन में आप लोगों को सबसे बाहरी लेयर नजर आ रही है, राइट, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्टोडर्म। फिर आपको इसके सेंटर में एक पाइप नजर आ रहा है, राइट, एंड दैट वेरी पाइप इज नथिंग अदर देन द गट और द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब ये किसकी बनी होती है, आपने अभी से याद करना, ये बनी होती है हमारी एंडोडर्म की। सो स्किन एंड इट्स ऑल एसोसिएटेड पार्ट्स, they are basically developing from ectoderm and your gut or intestine is developing from endoderm. अब इसके दरमियान वाली जगह को देखें, it is filled by loosely packed cells of what, mesoderm. Now ये जो particular arrangement है, it is a very excellent arrangement, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा चीजें evolve करके प्लेस नहीं कर सकते, because there is not much sufficient space for the डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ऑर्गन सिस्टम्स, राइट। तो इस पर्पस के लिए हम कह सकते हैं कि ऑल दो हमारी बाइलेटरल सिमेट्री का ओरिजिन करने वाले ऑर्गेनिज्म एसिलोमेट्स ही हैं, लेकिन उनकी बॉडी में इतनी स्पेस नहीं है कि नई चीजें इवॉल्व हो सकती हूँ। इनके पास तो ले देके एक हाईली रेमिफाइड क्या है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इसके पास एक और चीज नजर आ सकती है, वो क्या है, डेफिनेटली फ्लेम सेल्स। और जो फ्लेम सेल्स हैं, दे आर नथिंग अदर देन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, और इनका पर्पस सिर्फ ये है कि बॉडी में जहां भी वेस्ट प्रोड्यूस हो उसको कलेक्ट कर लिया जाए, नथिंग एल्स। एंड देन अनदर थिंग दैट इज मच मोर नीडेड फॉर एन एनिमल टू सर्वाइव, यू कैन से ऑन द फेस ऑफ अर्थ, इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसके अलावा इसमें कोई खास बात होती ही नहीं है। लेकिन जब मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से, अब मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हूं, मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से जब मैंने लेफ्ट को टर्न ले लिया था इस तरफ, तो मैं क्या बन गया था, एसिलोमेट। लेकिन मैं तो एक
कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करते रहने वाला ऑर्गेनिज्म हूँ। तो मैंने क्या किया, अच्छा यार इस चौक पे तो मुड़ के देख लिया है, तो मेरी मुलाकात किससे हुई है, प्लेटफॉर्म से हुई है, प्लेटी मेंबर से हुई है, चलो इससे आगे चल के देखते हैं। सो आई एम अ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनिज्म। तो मैंने इस पर्टिकुलर स्लंट पे, इस अप हिल रोड पे आगे मूव करना शुरू कर दिया। तो मेरी मुलाकात इस पर्टिकुलर चौक से हुई, ये पर्टिकुलर चौक, और इस पर्टिकुलर चौक से जब मैंने लेफ्ट पे मुड़ के देखा तो मुझे क्या पता चला कि इस पर्टिकुलर रोड के एंड पे तो मेरी मुलाकात हो रही है नीमाटोड से, राइट। और अगर आप लोग नीमाटोड की बात करें तो इन नीमाटोड्स के अंदर आपको नजर आती है एक फॉल्स, एक फेक, एक झूठी कैविटी, एंड दैट वेरी कैविटी इज कॉल्ड एज सूडोसिलोम। मैंने आपको कल बताया था कि बेसिकली सिलोम होता क्या है, राइट। इस पर्टिकुलर फॉल्स सिलोम की वजह से, यस, नाउ परहैप्स there is a foundation for the evolution of more and more organs, because कि इस particular turning phylum ने, जिसे हम लोग नाम कह देते हैं नीमाटोड, इससे हमें एक स्पेस दी, राइट, कि जिसके अंदर आप लोग एवोल्यूशन को करवा सकते थे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि लुक एट दिस इमेज, इसमें आपको नजर आ रही है कि एक्टोडर्म के बिल्कुल नीचे बीजोडर्म प्रेजेंट है, राइट, और लेकिन जो बीजोडर्म है वो इस गट के बाहर प्रेजेंट नहीं है। तो जो बाहर वाली लेयर है वो तो सिर्फ और सिर्फ उसकी सारी एनर्जीज बाहर वाली फोर्सेस को बैलेंस करने में इस्तेमाल हुई। तो एवोल्यूशन में जो इंपॉर्टेंट सोर्स था बीजोडर्म का वो तो था ही नहीं। देयरफॉर इस पर्टिकुलर ग्रुप में मजीद किसी खास किस्म के ऑर्गन की डेवलपमेंट नहीं हुई। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे भी वही रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पे भी वही एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बेट एडवांस्ड, लेकिन अभी भी स्टिल फर्दर डिफरेंशिएशन यहाँ पर नहीं हुई, क्योंकि इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट का जो ओरिजिन था दैट वाज अ मेसोडर्म दैट शुड एक्सिस्ट अराउंड द गट, वो प्रेजेंट नहीं थी। तो लिहाजा यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर अपने कमाल को नहीं पहुंची। तो फिर हमने क्या किया, फिर वही बात, आई एम अ रनर, तो मैंने फिर इस रोड से वापस आया और उसी पर्टिकुलर मेन मोटरवे पे दोबारा ड्राइव स्टार्ट कर दी, राइट। जब मैंने ड्राइव स्टार्ट की तो मुझे पता चला कि ओहो यहाँ तो वैरायटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई ऑर्गेनिजम्स की। यहाँ तो मुझे एनालिड्स भी मिल रहे हैं, मोलस्क भी मिल रहे हैं, आर्थ्रोपोड भी मिल रहे हैं। क्यों भाई, इसलिए कि ये तो सारे के सारे जो थे वो क्या थे, पहले के पहले वो सारे प्रोटेरोस्टोम्स थे। प्रोटेरोस्टोम से मुराद मेरे पास कौन से, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ, कि जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो एक स्पेसिफिक किस्म की क्लीवेज कर रहे हैं। आए हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिखी हुई टर्म प्रोटेरोस्टोम को समझने के लिए और इस पर्टिकुलर स्टेज से आगे प्रोड्यूस होने वाले ड्यूटेरोस्टोम को समझने के लिए हम बोर्ड के नेक्स्ट हाफ पे चलते हैं और देखते हैं कि बेसिकली प्रोटेरोस्टोम हम इन्हें क्यों बोल रहे हैं और इसमें कौन कौन से ग्रुप्स इंक्लूडेड हैं, और फिर ड्यूटेरोस्टोम्स को ड्यूटेरोस्टोम क्यों कहते हैं और उसमें कौन कौन से ग्रुप्स इन्वॉल्व है। वैसे आपको समझाने के लिए इसी पे रहते हैं। लुक एट दिस, अगर मैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट को देखूं तो मैंने इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे लिखा हुआ है प्रोटेरोस्टोम, और मैंने साथ ये 3 फाइलम के नाम लिख दिए हैं, एनेलिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। इट मींस कि ये वाले 3 ग्रुप इंटरमीडिएट दरमियान में कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। और किसके बाद है, नीमाटोड के बाद है। किससे पहले है, एकायोडर्म से पहले। इसका मतलब ये है कि नीमाटोडा से बाद और एकायोडर्मेटा के पहले जो ग्रुप्स हैं, ऑल ऑफ देम आर बेसिकली सूडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स, और they are basically ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड they are प्रोटेरोस्टोम्स इन नेचर। लेकिन जो ही मैं आर्थ्रोपोडा से और आगे निकलता हूँ, मीन मैं अब इस चौक से पहुंचता हूँ, तो भाई ये वाले ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हैं ही, इनके सिमेट्री बायलैटरल भी है, लेकिन ये सूडोसिलोमेट्स नहीं है, ये प्रॉपर सिलोमेट्स हैं। और सिलोमेट्स की फिर वो वाली टाइप है कि जो ड्यूटेरोस्टोम कहलाती है। तो इस पर्टिकुलर चौक से आगे जितने भी ऑर्गेनिज्म है दे आर कॉल्ड एज ड्यूटेरोस्टोम्स। सो देखना ये है कि प्रोटेरोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम्स में क्या फर्क है। इसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट कॉलम ऑफ द बोर्ड पे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ओवर हियर। और आपको हमने बेसिकली कंपैरिजन पढ़ाना है प्रोटेरोस्टोम्स का और ड्यूटेरोस्टोम का। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म प्रोटो। प्रोटो का मतलब होता है पहला। नंबर 1 पे प्रोटोटाइप, जो सबसे पहला चीज बनाते हो प्रोटोटाइप रिसर्च करने के लिए। तो प्रोटो का मतलब हो गया पहला,
और ड्यूट का मतलब होता है, ये वर्ड निकला है ड्यूस से। अगर आप कभी टेनिस के मैच देखते हैं तो जब कभी एक प्लेयर एक ही सर्विस को 2 मरतबा करता है तो दूसरी मरतबा की सर्विस है वो ड्यूस कहलाती। तो ड्यूस का मतलब दूसरा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी पहले की बात हो रही है और ये किसी दूसरे की बात हो रही है, तो क्या पहला क्या दूसरा, तो अंडरस्टैंड करने के लिए हमें वर्ड कंसीडर करना पड़ेगा दूसरा। वो दूसरा वर्ड कौन सा है? स्टॉर्म। यहाँ भी स्टॉर्म और यहाँ भी स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब होता है स्टूडेंट्स माउथ। Whenever I use the term storm, it means mouth, right? और similarly, अगर मैं इस storm की बात करूंगा तो जाहिर है इसका मतलब भी क्या होगा? mouth, right? और ड्यूट्रो का मतलब क्या होता है? second. ड्यूट्रो means what? second. और प्रोटो means what? first. अब ये फर्स्ट माउथ क्या है और सेकंड माउथ क्या है, इसको अभी हम समझते हैं, लेकिन इससे पहले हमें कुछ और बातें भी अंडरस्टैंड करनी है। सबसे पहली बात यह कि स्टूडेंट्स, आप लोगों को हम लोगों ने क्या बताया या बताना है कि बेसिकली जितने भी एनिमल्स हैं दे आर गोइंग टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। And in case of sexual reproduction, you know very well, we have to have the 2 cells. One of them is called as an egg, other is called as a sperm. And when these 2 cells combine together, they give rise to the zygote. Right? So look at this. अगले हाफ में मूव कर रहे हैं. Look at this कि ये मेरे पास एक sperm था, this one, and this was basically an egg. एक का साइज छोटा है, शक्ल भी डिफरेंट है, बड़ा है, शक्ल भी डिफरेंट है, तो हम लोग हेटेरोगैमेट्स बोलते हैं. When they combine together, तो you know very well, number of chromosomes inside nucleus is 1n, number of chromosome inside this nucleus is also 1n. और जब ये दोनों आपस में combine होते हैं तो we obtain a cell that has got diploid number of chromosomes, and that very cell is nothing other than the zygote. तो zygote by definition क्या है? By definition zygote is a 2n diploid और diploid number of chromosome रखने वाला सेल है that form as a result of fusion of a sperm with an egg. So इसे हम लोग नाम कह देते हैं basically zygote. Remember, इस particular zygote को अगर मैं आइडियली देखूं तो इसके मेरे पास 2 पोल्स बन जाते हैं. एक वो वाला पोल है कि जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स पाए जाते हैं. अब मैं यूं शो कर लेता हूं या समझ लें इनको मिला के मैं इस पर्टिकुलर डिस्क को क्या कह देता हूं कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है. और ये जो बड़ी डिस्क मैंने यहां पे बनाई हुई है वो क्या है स्टूडेंट्स? दैट इज बेसिकली द योक. दैट इज बेसिकली द योक और द स्टोर्ड फूड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? द ज़ाइगोट. तो इसको लिए मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? योक. सो समवेयर हियर इज योक और समवेयर हियर इज द फूड. तो जिस वाले एंड में फूड होती है उसको मैं नाम क्या देता हूं? Vegetal pole. So this pole is called as the animal pole and this pole is called as vegetal pole. Vegetal means food and animals means are a nucleus. अब इस पर्टिकुलर ज़ाइगोट में क्या होगा कि एक डिवीजन होगी और अगर ये डिवीजन इस पूरे के पूरे सेल को एनिमल पोल से वेजिटेबल पोल तक डिवाइड कर दे इनटू 2 इक्वल हाफ्स तो फिर क्या होगा? लुक एट दिस. इसके रिजल्ट में मेरे पास 2 सेल्स बनेंगे, सेल नंबर 1 and cell number 2. Now these 2 cells are lying side by side. अगर मैं बात करूं तो half of the yolk, now it is here and half of the yolk is here for example, and if this particular process has gone through the process of mitosis, तो एक 2n number of chromosome वाला न्यूक्लियस यहाँ है और एक 2n number of chromosome वाला न्यूक्लियस यहाँ है. इसका मतलब यह क्या? अगेन मेरे पास 2 एनिमल पोल और 2 वेजिटल पोल्स बन गए. पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस हुआ जिसमें मैंने एक सेल को 2 सेल में डिवाइड कर लिया और सेल्स को साथ साथ रखा, उन्हें एक यूनिट के तौर पे रखा, इस पर्टिकुलर स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस को हम नाम क्या देते हैं? क्लीवेज. सो व्हाट इज क्लीवेज? इट्स बेसिकली अ स्पेशल काइंड ऑफ cell division that is taking place through mitosis and allow the cells to remain intact. अगर मैं सेल्स को जुदा कर दूं फिर तो ये आम सेल डिवीजन हो गई, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मैंने सेल्स को एक एंटिटी के तौर पे, एक यूनिट के तौर पे इकट्ठा रखना है. अगर ये सारे इकट्ठे रहे तो फिर एक इंडिविजुअल बनेगा. अगर मैं इस साइड पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे इन 2 सेल्स को सेपरेट कर दूं और इससे मेरे पास 2 सेल्स बन जाए तो दे विल गिव राइज टू द 2 इंडिविजुअल्स.
So these particular cells are very special cells and they are going to carry out very special type of mitosis and we call it as what? Cleavage. When it begins at the time of formation of zygote. इससे normally zygote के टाइम पे ये हो रही होती है। और दूसरी बात ये है कि जो ही zygote में डिवीजन होगी उससे 2 सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे, 8 सेल बनेंगे, 16 सेल बनेंगे, लेकिन जो ही zygote में फर्स्ट डिवीजन हुई और पहले 2 सेल बन गए, now it is no more zygote, now it is an embryo। तो हम इसे क्या बोलेंगे? It is basically a developing embryo, right? और जो सेल्स मेरे पास बनते हैं we call them as blastomeres। ब्लास्टोमियर्स। और मैंने आपको बोला कि इस पर्टिकुलर ब्लास्टोमियर को बनवाने वाली चीज का नाम क्या है? क्लीवेज। अब क्लीवेज की मेरे पास 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज। मैंने क्या बोला कि मैंने डिवीजन को एनिमल पोल से स्टार्ट किया और वेजिटल पोल तक डिवाइड कर दिया। पूरी तरीके से सेल ज़ाइगोट 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो क्या कहलाएगी? होलोब्लास्टिक। ये जो वर्ड है होलो, इसका मतलब खोखला नहीं है। इट इज बेसिकली द वर्ड होल इन ओरिजिन। होल मीन सारे का सारा सेल डिवाइड हो गया तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज। लेकिन बाद ऐसे मेरे पास यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी हैं कि जिनके अंदर अमाउंट ऑफ यूक इज वेरी वेरी हाई, तो उनके इस पर्टिकुलर यूक को डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम इस पर्टिकुलर टाइम पे ज़ाइगोट को पूरा डिवाइड नहीं करते बल्कि एक छोटी सी डिस्क में ही सेल डिवीजन हो रही होती है, तो उसे हम बोलते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। चूंकि इस पर्टिकुलर टाइप का हमारे इस डिस्कशन से कोई रिलेशन नहीं है, लिहाजा आई एम गोइंग टू लीव इट अलोन एंड आई वांट टू कंटिन्यू विद द होलोब्लास्टिक क्लीवेज। नाउ लुक एट दिस। होलोब्लास्टिक क्लीवेज की मेरे पास फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। उनमें से एक का नाम है स्पाइरल क्लीवेज और दूसरे का नाम है रेडियल क्लीवेज, राइट। आए हम इस पर्टिकुलर डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि व्हाई वी कॉल देम एज स्पाइरल एंड व्हाई वी कॉल देम एज रेडियल। तो आंसर इज कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये 2 सेल बने, क्या नाम था इनका? ब्लास्टोमियर्स। ये एक दफा इस पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन के ओपोजिट मीन एट राइट एंगल बट पैरेलल टू दिस वन एक और डिवीजन होती है, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स के यहाँ पे 4 सेल्स बन जाएंगे, राइट। 4 सेल को हम कैसे शो कर सकते हैं? समथिंग लाइक इट। नाउ लुक एट दिस। दिस इज सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3 एंड सेल नंबर 4। ऑल्दो आई शुड ड्रॉ इट एज कि ये वाला सेल मुझे सेंटर पे बड़ा नजर आ रहा हो, वो साइड पे 2 छोटे नजर आ रहे हो, और ये चौथा सेल है वो उसके पीछे नजर आ रहा हो। सो दीज 4 सेल्स, राइट। ये जो मेरे पास 4 सेल्स बन गए हैं, ये अगर मैं शो करना चाहूं किसी और वे में, इफ आई वांट टू ड्रॉ इट सेक्शन, तो वो सेक्शन मुझे कैसे नजर आएगा स्टूडेंट्स? लुक एट दिस। ये मुझे नजर आएंगे ऐसे। दिस इज अ क्रॉस एंड सेल नंबर 1, सेल नंबर फॉर एग्जांपल 2 एंड सेल नंबर फॉर एग्जांपल 3 एंड सेल नंबर 4। ये 4 सेल। अब ये वाले 4 सेल की जो डिवीजन मैंने की है वो बड़ी तरतीब से की है, राइट। ये वाली जो डिवीजन है, अगर वो यहां से स्टार्ट हुई है तो यहां तक मुकम्मल हुई है। रेडिएशन यहां से स्टार्ट हुई तो यहां तक पहुंची, यहां से स्टार्ट हुई तो यहां तक पहुंची। उसके बाद अगर इनमें फर्दर न्यू सेल्स बनते हैं तो वो वाले सेल इनके बाहर एंड इनके ऊपर बन रहे हैं, एंड इनके ऊपर समथिंग लाइक इट। अगर इस तरह की डिवीजन मेरे पास होगी तो मैं इसे नाम दूंगा रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, राइट। सेल्स एक दूसरे के ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं और ये बॉल आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता चला जा रहा है, और जब तक ये वाला बॉल सॉलिड है, इसके अंदर कोई कैविटी प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो मैं इसको नाम देता हूं मोरूला। सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज मोरूला, राइट। अब देखें, ये तो मोरूला मेरे पास तब बना जब रेडियल सिमेट्री हुई। उसमें एक तरतीब थी, एक सिमेट्री थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें हमें सेल्स एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सही तरीके से बैठे हुए नजर आ रहे हैं, और नंबर 2 कि इनके अंदर हमें बिल्कुल किसी बात का पता नहीं है कि यहाँ पे कौन से सेल से क्या चीज बनी है। तो इस किस्म की क्लीवेज को हम लोग बोलते हैं कि ये रेडियल है एंड इट इज इनडिटर्मिनेट, हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन ऑन द अदर हैंड इसको देखें जरा, स्पाइरल वाले केस में क्या होगा? लुक एट दिस। ये था मेरे पास स्टूडेंट्स वही बात,
इस स्टेज पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं आप लोगों को, तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे मेरे पास अभी वही 4 सेल हैं जो नॉर्मली दोनों में बने हैं, यहाँ तो डिफरेंस नहीं होता। लेकिन अब आपने थोड़ा गौर से देखना है कि अगर मेरे पास इन सेल के बनने वाले, इन सेल के बाद जो बनने वाले सेल हैं, अगर उनका कट इस पहले वाले कट के एट राइट एंगल हो, समथिंग लाइक इट। अब ये सेल डिवाइड होगा यहां से, 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 तो अब वाले केस में जो मेरे पास सेल प्रोड्यूस होंगे वो कुछ कुछ इस तरह के होंगे, राइट। अब ये वाले सेल, इनकी जो लाइन ऑफ कट है वो पहले वाले सेल के एट राइट एंगल है, राइट। तो इस वाले केस में जो डिवीजन की प्लेन है वो घूम गई, राइट। तो सेल्स, नीचे वाले सेल्स के ऊपर वाले सेल्स उसके एट राइट एंगल होगी, और उसके ऊपर वाले सेल उसके एट राइट एंगल होगी, उसके ऊपर वाले सेल उसके एट राइट एंगल होगी। तो जब मेरे पास सेल्स दूसरे के एट राइट एंगल चल रही है और वो डिवीजन सेल्स को घुमा रही हो, तो मैं उसे बोलता हूं कि बेसिकली इट इज अ स्पाइरल डिवीजन। ये वाली डिवीजन डिटर्मिनेट होती है। Whenever I say the term कि डिटर्मिनेट है, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसके बारे में बता सकता हूं कि इस पर्टिकुलर सेल से क्या बनना है, लेकिन इन दिस केस इट इज इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट, राइट। इन सारी बातों को समझने के बाद आए हम वापस सेकंड बोर्ड पर चलते हैं और उस पर्टिकुलर कंपैरिजन को कंप्लीट करते हैं जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। So let's move to the very second half. So look at this. What is basically the cleavage in case of the protostomes? In case of protostomes, the division is spiral. It is spiral. I think कि आपने बहुत डिटेल्स अंडरस्टैंड किया है क्लीवेज होती क्या है और उसे हम स्पाइरल क्यों बोलते हैं। And in case of deuterostomes means like us, we have got nothing other than what? Radial. तमीज वाली, तरतीब वाली। अल्लाह ने ऐसा नहीं बोला कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, आप लोगों में भी यही कुछ हो रहा है। एंड देन हमने ये कहा था कि हम इन्हें प्रोटोस्टोम्स क्यों बोलते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बोला था, लुक एट दिस, कि जब तक आप लोगों के जाइगोट में डिवीजन हो रही है और उसके अंदर कोई कैविटी प्रोड्यूस नहीं हुई, तो हमने उसे नाम कर दिया था मोरूला। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब इस पर्टिकुलर केस में कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, चले यू शो करते हैं कि पहले ये मेरे पास जो बॉल है ये बिल्कुल गोल है, राइट। और इस पर्टिकुलर बॉल के बाहर जो मेरे पास सेल्स हैं वो कैसे हैं, एक्टोडर्म के, और जो अंदर वाले सेल हैं मेरे पास वो किसके हैं, एंडोडर्म। तो ये मेरे पास एक्टोडर्म है और ये मेरे पास क्या है, एंडोडर्म, राइट। स्टिल इट इज अ बॉल। तो जब तक ये सॉलिड बॉल है, इसके अंदर कोई कैविटी नहीं, ये मोरूला है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है माय डियर स्टूडेंट्स कि जब इसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा होती है और ये थोड़ा सा लंबा सा हो जाता है, समथिंग लाइक इट। और अगर मैं इस पर्टिकुलर टाइप पे इसका सेक्शन कट करूं तो आपको पता चलेगा कि इसके यहाँ बाहर बाहर ये जो सारे सेल्स हैं दे आर नथिंग अदर देन एक्टोडर्म। ये सारे के सारे सेल एक्टोडर्म कहलाते हैं। और जो इसके नीचे अंदर वाले सेल्स हैं दे आर बेसिकली व्हाट एंडोडर्मल सेल्स। ये एंडोडर्मल सेल्स, ये वाले सेल्स एंडोडर्म बड़े हैं और दे आर गोइंग टू मेक व्हाट, द गट। अब इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको नजर आ रहा है कि यहां पे करके एक होल है, समवेयर हियर इज अ होल, राइट। और अगर इस पर्टिकुलर सुराख की बात की जिसका नाम क्या है, ब्लास्टोपोर, बिकॉज कि ये मोरूला के बाद पहली कैविटी वाली स्टेज है, मोरूला के बाद पहली कैविटी वाली स्टेज है, और उस कैविटी वाली स्टेज को हम नाम क्या देते हैं हमारे स्टूडेंट्स, ब्लास्टोसील। तो ब्लास्टोसील का जो मुंह है दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोपोर। और अगर इस ब्लास्टोपोर की फेट, इसकी किस्मत की बात की जाए तो अगर इससे बन जाता है माउथ, अगर इससे बन जाता है माउथ, तो जो पहला सुराख प्रोड्यूस हुआ, जो पहला सुराख प्रोड्यूस हुआ डेवलपमेंट के दौरान में, वही क्या बन गया, माउथ। तो मैंने नाम क्या दिया, प्रोटेरोस्टोम,
राइट, और इसे हम प्रोटोस्टोम्स भी बोलते हैं। इट इज नॉट एसेंशियल कि आप प्रोटेरो ही याद रखिए, तो प्रोटोस्टोम इज द फाइन। लेकिन अगर मैं इसी स्टेज पे अपनी बात करूं, आप लोगों की बात करूं, या अगर आप लोगों को याद हो तो एकाइनोडर्म्स और हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स की बात करूं, तो आप लोगों को यहां पे क्या नजर आएगा कि इस वाले केस में नो डाउट कि यहां पे क्या प्रेजेंट है, सबसे बाहर एक्टोडर्म, नो डाउट, राइट। और फिर इसके अंदर मेरे पास क्या प्रेजेंट है, जाहिर है एंडोडर्म। अब अभी यू ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको बात थोड़ी समझ आ जाए, राइट। अब बात ये है कि जो यहां पे होल था, ये जो यहां पे होल था समवेयर हियर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, ये पहले अपेयर हुआ, लेकिन जो होल पहले अपेयर हुआ इससे क्या बना, एनस। अब आपको समझ आई कि मैंने यहां पे एनस क्यों लिखा है, कि जिस जगह पे प्रोटोस्टोम्स में माउथ बनता है उस जगह पे ड्यूटरोस्टोम्स पे एनस बनती है। तो सवाल ये है फिर माउथ कहां से बनता है, तो माउथ इस पर्टिकुलर एनस के ऑपोजिट पॉइंट पे कहीं बनेगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो सेकंड होल डेवलप होता है, सेकंड होल, ड्यूटरो मीन्स सेकंड, तो उस पर्टिकुलर जगह से माउथ बनना है, इसलिए हम लोग इसे ड्यूटरो दूसरा और स्टोमिया मीन्स माउथ, तो इसमें बनेगा दूसरा सुराख माउथ है, राइट। हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने बात याद रखनी है कि अब हमने यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट पे बात की है वो क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की। अभी तक तो मैंने यहाँ पे सिर्फ दो किस्म की क्या बनाई थी, जाहिर है सेल्स बनाए थे, वन ऑफ देम वाज एक्टोडर्म, अदर वन वाज एंडोडर्म। तो जो कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें कहीं ना कहीं क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए स्टूडेंट्स, मेसोडर्म बननी चाहिए। देखना ये है कि इन पर्टिकुलर सेल्स की मेसोडर्म कहाँ होती है, तो आप देखते हैं डायग्राम लाके दिख रहे हैं कि लुक एट दिस, कि ये मेरे पास एक्टोडर्म, समथिंग लाइक इट, कि एक्टोडर्म है मेरे पास, और इसके अंदर जो लेयर है समवेयर हियर इट इज एंडोडर्म, समथिंग लाइक इट इज एंडोडर्म। अब ये जो मेरे पास एंडोडर्म और एक्टोडर्म जहां मिल रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस जोन समवेयर हियर, इसे हम लोग नाम के देते हैं एंटीरियर लिप ऑफ व्हाट, ब्लास्टोपोर। तो ये ब्लास्टोपोर का आगे वाला लिप है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां एक्टोडर्मल सेल और एंडोडर्मल सेल आपस में मिल रहे हैं, वहां पे एक तीसरी किस्म के सेल डेवलप हो जाते हैं समवेयर हियर, यहां, और समवेयर हियर, जहां ये दोनों सेल आपस में मिल रही हैं उस पॉइंट पे तीसरी किस्म के सेल प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेटली मीजोमियर्स, राइट, मीजोमियर्स। और इन पर्टिकुलर सेल्स से इवेंचुअली क्या डेवलप होती है, मेसोडर्म। लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं होता। इस वाले केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, लुक एट दिस, कि अगर यहां कहीं ये स्ट्रक्चर है और somewhere here is what, somewhere here is एंडोडर्म, यहां कहीं अगर मेरे पास एंडोडर्म है तो आपने जरा बात को गौर से देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों के लिए। दिस इज समवेयर हियर इज एंडोडर्म, तो इस पर्टिकुलर एंडोडर्म की क्या हो रही है, आउट पाउचिंग, यहां से स्पेसिफिक किस्म के सेल्स बाहर निकल रहे हैं, यहां से, राइट। तो ये यहां से बाहर निकल रही है, तो ये बेसिकली आउट पाउचिंग ऑफ द एंडोडर्म से होती है, जबकि ये एट द डॉर्सल लिप, एट एंटीरियर लिप ऑफ द व्हाट, ब्लास्टोपोर से होती है। तो दोनों मेसोडर्मल सेल्स वो अपने ओरिजिन में भी क्या है, डिफरेंट है, लेकिन ये बात है कि दोनों हैं ट्रिप्लोब्लास्ट, यानी कि इसमें भी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म होगी, और इसके अंदर भी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होगी, दोनों में तीनों बातें कॉमन है। नाउ वी वांट टू सी कि अगर मेरे पास ये तीनों किस्म के सेल बन गए और यहाँ पे भी तीनों किस्म के सेल बन गए हैं, तो फिर इससे आगे मेसोडर्म बनेगी कैसे, क्योंकि ये तो सभी सेल्स बने हैं ना, तो इनसे आगे मेसोडर्म बनती कैसे है। लुक एट दिस, आपने जरा बात को गौर से सुनना है। यहां पे जब ये सेल्स बढ़ते जाएंगे,
तो यहाँ पे मेसोडर्म सारी की सारी इकट्ठी हो जाएगी, राइट। ये बन गई सारी की सारी मेसोडर्म। अब ये वाली मेसोडर्म क्या करेगी, इट विल स्प्लिट इटसेल्फ फ्रॉम द सेंटर, समथिंग लाइक इट। ये सेंटर सेपरेट हो गई। जब ये सेपरेट होगी, लुक एट दिस, शायद आपको नजर आ रहा होगा कि अब सेल्स की एक लेयर यहां बन गई और एक लेयर यहां बन गई, राइट। यानी कि अब अगर मैं इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो का एलएस काटूंगा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करूंगा, तो मुझे नजर आएगा कि एक लेयर एक्टोडर्म की समवेयर हियर, ये कहीं यहां है, और फिर इसके नीचे एक लेयर मेसोडर्म की यहां है। दैट इज बेसिकली अटैचिंग इटसेल्फ विद द एक्टोडर्म। और फिर ये मेरे पास अगर लेयर है किसकी, एंडोडर्म की, तो एक लेयर मेसोडर्मल सेल्स की एंडोडर्म के बिल्कुल साथ साथ चिपकी हुई, ऐसे। तो this particular cavity that is basically called as the coelom, it develops the splitting of mesodermal cells। तो इस किस्म की इस कैविटी को जो मेसोडर्म के स्प्लिट होने से बनती है, उन्हें हम लोग एक किसी हमारी मोहतरमा शाजिया के नाम से शाइजोसिलस, या जो अमेरिकन है वो इसे प्रॉपर स्किजोसिलस के नाम से याद रखते हैं। सिर्फ ये टिप है याद रखने के लिए, आपको याद करवाने के लिए, राइट। सो दिस पर्टिकुलर कैविटी और द सीलोम दैट डेवलप्स विद द स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म इज कॉल्ड एज स्किजोसिलस, स्किजोसिलस व्हाट सीलोम, इसे हम स्किजोसिलस सीलोम का नाम देते हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा कि यहां पर ये पर्टिकुलर सेल्स ही बेसिकली क्या करेंगे, मुख्तलिफ पॉइंट से डिवाइड होते रहेंगे और वो एक लेयर सबसे पहले बनाएंगे किसके अराउंड, वो लेयर बनाएंगे अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के अराउंड, ठीक है। तो चूंकि ये वाली जो मेसोडर्म है उसका ओरिजिन और उसकी फॉर्मेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अराउंड पहले होती है, और फिर उसके बाद यही वाले सेल्स दे प्रोलिफरेट एंड फॉर्म अ लाइनिंग अराउंड बीनीथ एक्टोडर्म। तो इस किस्म की जो डेवलपमेंट है सीलोम की, उसे हम लोग नाम क्या देते हैं, एंटेरोसिलस। एंटेरिक, मैंने आपको कई दफा पहले बताया है स्टूडेंट्स कि जब कभी भी क्या होता है, हमें इंटरस्टेशनल फीवर होता है, तो मैंने बोला था कि हम यूज करते हैं टर्म एंटेरिक फीवर, राइट। तो जब भी मैं वर्ड यूज करता हूं एंटेरो और एंटेरिक, इसका मतलब है इट इज पर्टेनिंग टू इंटेस्टाइन, इट इज पर्टेनिंग टू व्हाट, इंटेस्टाइन, इसका ताल्लुक इंटेस्टाइन के साथ, राइट। तो ये जो मेरे पास इंटेस्टाइन से ओरिजिनेट होने वाली और इंटेस्टाइन के अराउंड पहले से बनाने वाली जो क्या कहते हैं मेसोडर्म है, और उससे बने वाली कैविटी को हम नाम कर देते हैं एंटेरोसिलस सीलोम। अब ये जो एंटेरोसिलस सीलोम है ये किस में पाई जाती है और जो दूसरी सीलोम है वो किस में पाई जाती है, तो इसके लिए हमने हेडिंग बनाया हुआ है, इट टेक्स प्लेस इन। तो आइए हम इसके लिए वापस चलते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। तो आपको नजर ये आ रहा है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में, जिन्हें कि हम लोग क्या नाम देते हैं, एनेलिड्स, मोलस्क्स एंड आर्थ्रोपोड्स, इनके अंदर हमारे पास हमेशा स्पाइरल टाइप ऑफ क्लीवेज होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये जो मेरे पास ग्रुप है जिसे मैं काइनोडर्मेट्स और हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स बोलता हूँ, जिसमें आप लोग भी शामिल हैं, तो उनके अंदर हमारे पास हमेशा ड्यूटेरोस्टोम लाइक डेवलपमेंट होगी और जो क्लीवेज होगी वो हमेशा एंटेरोसिलस होगी। सो ये है मेरे पास कुछ डिस्कशन दैट इज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो फर्दर एनहांसमेंट्स हैं that will be discussed or you can say dealt in the next lecture. और जो next lecture है it will be commencing with the very first phylum, and that very first phylum is known as what, the phylum of parazoans, mean to say phylum Porifera. So आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी phylum Porifera के साथ tomorrow। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ जब कभी दुआ के लिए हाथ उठाए अपने वजीम वालिदैन के लिए, तो हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। और इसी के साथ मैं चाहूँगा आप लोगों से इजाज़त, और आई वुड से यू अल्लाह हाफिज़।